फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए न्यू वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये असिस्टेंट टीचर के लिए हो, रिक्रूटमेंट के लिए है और ये यूपी टेट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग यूपी टेट का प्रीवियस पेपर साइंस करने वाले हैं 6 to 8। तो अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल फाइबर। तो नेचुरल फाइबर होते क्या है एक्चुअल में। नेचुरल फाइबर वो फाइबर होते हैं जो कि नेचुरली हमें मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे हो गए जूट, ये एक नेचुरल फाइबर है, ये हमें प्लांट से मिलता है। ठीक है, सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। कॉटन भी एक प्लांट है जो कि हमें नेचुरली मिलता है। यानी कि यहाँ पे बात की गई है कि कौन नेचुरल फाइबर नहीं है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 3 है ये तो नेचुरल फाइबर हो गए, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग हो गया। तो राइट हमारा फर्स्ट बचता है एक्राइलिक। ठीक है, ये जो एक्राइलिक है ये हमारा नेचुरल फाइबर नहीं है, यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन 1 का आंसर 1 राइट होता है, एक्राइलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिंजर इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ। जिंजर किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है, लीफ का, स्टेम का, रूट का या फ्रूट का। तो देखिए, फ्रूट तो बेकार ही है और लीफ भी बेकार है, क्योंकि हमें पता है कि ना जिंजर हमारा लीफ का मॉडिफिकेशन है ना फ्रूट का। अब बचता है कि रूट या स्टेम। तो स्टेम का मॉडिफिकेशन है हमारा जिंजर। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि स्टेम, जैसे कि हमारा पोटैटो है वैसे ही हमारा जिंजर है जो कि स्टेम का मॉडिफिकेशन है। रूट के अगर एग्जाम्पल हम लें तो जैसे कि हमारी अरबी हो गई, ठीक है, या और देखें तो हमारी बीट रूट हो गई। ठीक है, तो वो रूट का मॉडिफिकेशन है। ठीक है, रेडिश है, इसका ये भी एक एग्जांपल है कि रेडिश, तो ये सब रूट का मॉडिफिकेशन होते हैं। लेकिन स्टेम का हमारा जिंजर और पोटैटो ये सब स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो क्वेश्चन 2 का आंसर सेकंड राइट होता है, स्टेम। क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इजी यार आपका सेट है, बहुत इजी टू द पॉइंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बहुत आंसर इजी है सब। ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम। ट्रू फ्रूट्स कहाँ से डेवलप होते हैं। तो देखिए, हमने फ्लावर को पढ़ा है। अगर आपको फ्लावर को डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी क्लास 6 की एनसीईआरटी की वीडियो भी देख सकते हैं, क्लास 7 की, सॉरी। ठीक है, तो ये देखिए, ये हमारा फ्लावर का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और ये हमारी होती हैं पेटल्स और ये होती हैं हमारी सेपल्स। ठीक है, ये हमारी पेडिसल जिससे ये जुड़ा होता है, और ये पॉइंट क्या कहलाता है, थैलेमस कहलाता है। तो यहाँ पे बात इन्होंने की है कि ट्रू फ्रूट्स कहाँ से डेवलप हो रहा है। तो देखिए, पेटल, पेटल का मतलब हुआ ये फ्लावर की पंखुड़ियाँ। तो ये तो हमारे फ्रूट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो बाहर का होल होता है, प्रोटेक्शन, इन दोनों को प्रोटेक्शन देता है, मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। फिर अगर हम देखें तो नीचे इन्होंने दिया है सेपल। सेपल मतलब हमारे कैलेक्स, तो कैलेक्स से भी कोई मतलब नहीं, ये भी हमारा बाहरी हिस्सा है और इस ये प्रोटेक्शन में और अट्रैक्शन में इंसेक्ट्स के लिए हेल्प करता है। अब पॉइंट आता है थैलेमस। थैलेमस वो पॉइंट होता है जहाँ पे पेडिसल हमारी इस ओवरी से, यानी कि ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है, और ये यहाँ पे पॉइंट होता है जहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो थैलेमस भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हुआ। अब लास्ट हमारी बचती है ओवरी। तो सबको पता है कि ओवरी से क्या बनता है, हमारा फ्रूट बनता है। ठीक है, ओवरी से फ्रूट बनता है, और ओव्यूल से, जो ओव्यूल है, ओव्यूल, उससे हमारा बनता है सीड। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि ओवरी से हमारा फ्रूट बनता है और ओव्यूल से सीड बनते हैं। तो यहाँ पे बात पूछी थी ट्रू फ्रूट्स डेवलप फ्रॉम, तो आंसर राइट होगा हमारा ओवरी। ठीक है, ओवरी हमारा राइट आंसर होता है। क्वेश्चन 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्लांट विच रिप्रोड्यूसेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि सीड्स की जगह पे उनके में स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो उनमें से कौन से ऐसे प्लांट हैं। तो देखिए, ये मस्टर्ड, ये तो सब सीड्स पे डिपेंड करते हैं, मस्टर्ड है या कोरिएंडर है या पिटूनिया है। ठीक है, तो अब हमारा सीधा सीधा यहाँ पर ये टेरिडोफाइट होते हैं फर्न, और इनके में सीड्स की जगह पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। तो हमारा राइट आंसर होता है 1। नेक्स्ट हम क्वेश्चन 5 पे चलते हैं। द एलिमेंट इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन इन प्लांट्स इज। ठीक है, तो देखिए, जो हमें न्यूट्रिएंट, जो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है प्रोटीन में, तो वो होते हैं मेनली कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। ठीक है, तो कहते नहीं है हाइड्रोकार्बन्स ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ पे ये सब सिंथेसिस के लिए प्रोटीन के ज़रूरी होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर अब आयरन हमें दिख रहा है तो ये रॉन्ग हो जाएगा, कॉपर भी रॉन्ग है और मैग्नीशियम भी रॉन्ग है।
मैग्नीशियम हमारे क्लोरोफिल में होता है। ठीक है, अगर मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम हमारे क्लोरोफिल में होता है, और अगर आयरन की बात करें तो आयरन हमारे हीमोग्लोबिन पिगमेंट में होता है। ये दो पिगमेंट हैं, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल और ये हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये ऐसा पिगमेंट है जो एनिमल सेल में मिलता है, और ये जो मैग्नीशियम, ये जो क्लोरोफिल है, ये प्लांट सेल्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात थी एलिमेंट इसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो ये हमारे 3 डिस्कार्ड हो गए, तो हमारा नाइट्रोजन यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 6 ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। देखिए क्वेश्चन में ये पॉइंट करने वाला है कि इन्होंने कहा है कि नॉट, एक तो इन्होंने कहा है नॉट, दूसरा कहा है नॉन कम्युनिकेबल। नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जो कम्युनिकेबल हो। ठीक है, इसमें से हमें वो निकालना है जो कम्युनिकेबल हो। ठीक है, इन्होंने सीधा ये नहीं लिखा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कम्युनिकेबल डिसीज, इन्होंने कहा नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल। तो इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ध्यान से नहीं देखा तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अर्थराइटिस कम्युनिकेबल नहीं होती है, रिकेट्स भी नहीं होती, हाइपरटेंशन भी नहीं है, लेकिन कॉलरा जो है वो विब्रियो कॉलरी से होता है, जो कि एक वायरस है। तो इसलिए ये जो है ये जो वायरस है, इसकी वजह से क्या हो जाती है, डिसीज़ कम्युनिकेबल हो जाती है। वायरस या बैक्टीरिया की वजह से जो भी डिसीज़ होती हैं वो मैक्सिमम क्या होती है, कम्युनिकेबल होती हैं। लेकिन अर्थराइटिस, रिकेट्स एंड हाइपरटेंशन जो है, ये ना वायरस से है ना बैक्टीरिया से है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अगर कही जाएगी तो कम्युनिकेबल सिर्फ कॉलरा है। और कॉलरा जो कि क्या यहाँ पे पूछा गया था, नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल, यानी कि ये क्या है, कम्युनिकेबल डिसीज़ है कॉलरा। ठीक है, क्वेश्चन राइट होता है यहाँ से आपका 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 में बात की गई है पेनिसिलिन, जो कि एक क्या है, एंटीबायोटिक है। ठीक है, इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो आपको एक बार ख्याल आएगा कि ये एंटीबायोटिक है, तो एंटीबायोटिक में ये ध्यान रखिएगा, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि एंटीबायोटिक है तो ये बैक्टीरिया से ही बनती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एल्गी नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरिया भी नहीं है, ना यहाँ पे ब्लू ग्रीन एल्गी है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका थर्ड राइट होता है, जो कि क्या है, पेनिसिलिन एक जो एंटीबायोटिक है वो फंजाई से तैयार की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट होता है। क्वेश्चन 8 की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से क्या सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। फैट से बहुत ज़्यादा सोर्स हमें मिलता है एनर्जी का, ये बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक है, प्रोटीन की बात करें तो ये भी है, कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो ये भी हमारा सोर्स है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन नहीं है, तो यहाँ पे विटामिन आ जाएगा कि विटामिन हमारा सोर्स नहीं है एनर्जी का। ठीक है, तो क्वेश्चन 8 का ऑप्शन 2 राइट होता है, विटामिन। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। द कोडिंग सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड इंट्रॉन, कोडॉन, म्यूटॉन, एक्सॉन। तो देखिए जो कोडिंग सेगमेंट होता है, ठीक है, एक होता है कोडिंग और एक होता है नॉन कोडिंग सेगमेंट। ठीक है, यहाँ पे डीएनए की बात हो रही है, ये हमारा डीएनए, तो यहाँ पे एक कोडिंग होता है, एक नॉन कोडिंग होता है। तो जो कोडिंग सेगमेंट होता है वो कहलाता है एक्सॉन, यानी कि EXON, एक्सॉन। ठीक है, तो कोडिंग सेगमेंट यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाता है एक्सॉन, लेकिन अगर नॉन कोडिंग सेगमेंट की बात करें तो वो हमारा हो जाता है इंट्रोन। तो ये याद रखिएगा कि कोडिंग के लिए एक्सॉन और नॉन कोडिंग के लिए इंट्रोन आ जाएगा आपका। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन 9 का अगर राइट आंसर देखें तो वो है 4, एक्सॉन। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रेंट। नॉट पे ध्यान रखिएगा, माइक्रो न्यूट्रेंट। तो यहाँ पे दो तरह के न्यूट्रेंट होते हैं, एक तो मैक्रो और दूसरा माइक्रो। तो यहाँ पे कॉपर, सिलिकॉन, सोडियम, कैल्शियम। तो देखिए कॉपर तो हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट है, तो इसका ऑप्शन, ये आंसर सही नहीं हुआ इसके अकॉर्डिंग। सिलिकॉन भी हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट है और सोडियम भी हमारा माइक्रो न्यूट्रेंट्स में ही आते हैं। और इन्होंने कहा है कि उस पर टिक करो जो कि नॉट अ माइक्रो न्यूट्रेंट, जो माइक्रो न्यूट्रेंट ना हो, यानी कि वो मैक्रो न्यूट्रेंट हो, तो वो है हमारा कैल्शियम। यानी कि क्वेश्चन 10 के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होता है 4, कैल्शियम। क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द स्फेरिकल शेप ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स। ठीक है, किसकी वजह से हमारी जो रेन वाटर का जो शेप होता है या वाटर है हमारा, उसका ऐसे स्फेरिकल शेप कैसे आ जाता है, किस फिनोमेनन के अकॉर्डिंग फिजिक्स के, तो क्रिटिकल फिनोमेनन, क्रॉस विस्कोसिटी, क्रॉस प्रेशर,
तो बचता है हमारा सरफेस टेंशन, और यही राइट आंसर है कि सरफेस टेंशन की वजह से हमारी जो ड्रॉपलेट्स होती है रेन की, वो उसका शेप स्फेरिकल हो जाता है। क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन हाउस गैस। तो देखिए पिछले भी वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, ये कंटिन्यू ग्रीन हाउस गैसेस से बहुत क्वेश्चन किए जा रहे हैं, ठीक है, यूपी टेट के अंदर। और ग्रीन हाउस गैस की बात की गई है, तो आपको कल भी बताया था वीडियो में कि CO2 जो है, तो EVS के पेपर था आपका कल, तो उसने बताया था, आज साइंस है, तो CO2 का परसेंटेज होता है 60%, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेज में। उसके बाद आपकी होती है मीथेन, मीथेन का होता है 20%, ठीक है, फिर फर्दर CFC और आगे के होती हैं। तो यहाँ पे तो सिर्फ इतना सा ही पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। तो भाई ऑर्गन नहीं है, आर्गन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ना ऑक्सीजन है, तो राइट होता है हमारा CO2, ठीक है। कल ये पूछा था EVS के पेपर में कि हाई अमाउंट किसका होता है, तो वो भी आंसर CO2 ही था। तो हमारा इस क्वेश्चन का ऑप्शन 1 राइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट अ मिनरल। ठीक है, कौन सी ऐसा मेटल है इसमें से जो मिनरल नहीं है। तो देखिए जिप्सम की अगर हम बात करें, तो जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4, ठीक है, .H2O, ठीक है। तो ये ऐसे वो बताना है जो कि मिनरल नहीं है। तो ये हो गया जिप्सम। दूसरा हो गया हेमेटाइट। हेमेटाइट हमारा क्या होता है, Fe2O3, Fe2O3 हेमेटाइट होता है। फिर हमारा बॉक्साइड, वो होता है Al2O3, Al2O3.H2O, ये सब ओर्स हैं। लास्ट हमारा लाइमोनाइट, जो कि होता है आयरन का ही एक और है, FeOOH, ठीक है, NH2O। यहाँ पे जितने भी वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड हैं वो नोट कर दिए जाएंगे। तो देखिए ये इससे पूछा है कि नॉट अ मिनरल, तो देखिए हेमेटाइट भी मिनरल है, बॉक्साइड भी मिनरल है, लाइमोनाइट भी मिनरल है। तो ये जिप्सम एक कंपाउंड है, ठीक है, जिप्सम ये CaSO4.H2O हमारा मिनरल नहीं है। तो हमारा राइट आंसर होता है 1, यानी कि जिप्सम। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसके साथ पूछा जाता है कि जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस बहुत पूछा जाता है। देखिए जिप्सम का फॉर्मूला तो ये होता है CaSO4.H2O, और प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं CaSO4, सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में। यहाँ पे आ जाता है हाफ, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के केस में यहाँ पे आ जाता है हाफ और यहाँ पे आ जाता है H2O, ये याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है कभी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन 13 का राइट आंसर होता है जिप्सम। क्वेश्चन 14 की तरफ बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज लिक्विड। ठीक है, ज़्यादातर नॉन मेटल हमारे सॉलिड होते हैं, लेकिन उन्होंने पूछा सॉलिड है या गैशियस स्टेट में है, जैसे भी है, लेकिन उन्होंने पूछा यहाँ पे ये बताओ कि कौन सा नॉन मेटल लिक्विड है। तो सल्फ़र तो बिल्कुल भी नहीं है, हमारा लिक्विड फॉर्म में नहीं रहता। आयोडीन हमारी बहुत अच्छी सॉलिड होती है, बहुत ज़्यादा डेंस होती है, तो ये, और फॉस्फोरस भी नहीं है हमारा लिक्विड। तो ब्रोमीन ऐसा है हमारा नॉन मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। तो ब्रोमीन हमारा राइट आंसर होता है क्वेश्चन 14 का, ऑप्शन 2 ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। ये तो बहुत ईजी है, सीधा से जाएंगे और सीधा मैरी क्यूरी को लगा देंगे, ठीक है, बाकी ये सब ऑप्शन हमारे रॉन्ग होते हैं। क्वेश्चन 16 देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द रीजन ऑफ स्टोन कैंसर। स्टोन कैंसर का क्या रीजन है। तो एसिड रेन, रेडियो एक्टिविटी, ग्लोबल वार्मिंग, बैक्टीरियल एक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एसिड रेन रिस्पॉन्सिबल होता है स्टोन कैंसर के लिए, आप लोग याद रखिएगा। रेडियो एक्टिविटी ऐसे कैंसर के नाम से सुनने में लग रहा है ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, ठीक है, ये भी हो सकती है, खासकर ये तो बहुत ही लग रही है, रेजेस होती हैं इसमें, तो ये नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी नहीं है, बैक्टीरियल एक्टिविटी की भी वजह से नहीं है, किसकी वजह से, एसिड रेन की वजह से हमारे स्टोन कैंसर होने के चांसेस होते हैं। तो क्वेश्चन 16 का राइट आंसर होता है एसिड रेन। यहाँ पे पूछा गया ब्राइन, ब्राइन इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, रॉन्ग। कॉमन नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, बिल्कुल भी नहीं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, बिल्कुल नहीं। ये सिंपल सी हमारी अमोनिया सॉल्वेट प्रोसेस होती है, उसमें यूज़ किया जाता है, और ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड का, सिंपल से NaCl का नेम क्या होता है, रॉक सॉल्ट, ठीक है। लेकिन इसका जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है तो उसको नाम दिया जाता है ब्राइन, ये आप लोग याद रखिएगा, ब्राइन, BRI यानी ब्राइन। तो
क्वेश्चन 17 का आंसर होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl या सोडियम क्लोराइड। ठीक है, क्वेश्चन 18 देखते हैं। द गैस यूज इन, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये दोबारा रिपीट हो रहा है। द गैस यूज इन आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स, तो हाइड्रोजन नहीं यूज़ की जाती है, इथेन, एसिटिलीन, नाइट्रोजन नहीं, एसिटिलीन और इथेन बचती है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इथेन रिस्पॉन्सिबल होती है, एसिटिलीन भी नहीं होती है। सॉरी, ये गलती हो गई, यहाँ पे आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ ग्रीन फ्रूट्स की बात की गई है। सॉरी, यहाँ पे इथेन नहीं होगा, यहाँ पे एसिटिलीन होगा। ठीक है, वो जो पिछले इसमें क्वेश्चन आया था कि जो यहाँ पे आर्टिफिशियल रिपनिंग की बात कर दी ना, और हम लोगों ने हार्मोन्स पढ़े थे, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, तो उससे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होता है एसिटिलीन, जो कि एक आर्टिफिशियल रिपनिंग की तरह वर्क करती है। ओके, क्वेश्चन 19, द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन द एयर, ये तो बहुत ईजी है। 21.5% हमारी ऑक्सीजन रहती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा निकल जाता है, 40 भी नहीं है हमारा, 78% नाइट्रोजन होती है, तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट होता है, 78%। क्वेश्चन 20 ले लेते हैं, ओजोन की बात की जा रही है। ओजोन का फॉर्मूला क्या होता है, O3। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या होती है, O2 होती है। तो ये एक्चुअल में सीधा सा बता दें कि ये इसका एलोट्रॉप्स होता है। एलोट्रॉप्स वो होते हैं जो एक ही एटम्स के होते हैं, एक ही तरह के एटम के हैं, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म्स में मिलते हैं। जैसे ओजोन, ऑक्सीजन है, ये हमारे ओजोन फॉर्म में भी हमें मिल रही है, तो राइट आंसर होता है एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और इसके साथ साथ जैसे कार्बन के एलोट्रॉप्स हमने पढ़े कि ग्रेफाइट होता है, ठीक है, डायमंड होता है, तो ये सब इसके क्या हैं, एलोट्रॉप्स हैं। ये होते अंदर कार्बन के ही फॉर्म है, लेकिन ये डिफरेंट इनकी बॉन्डिंग में चेंज आ जाता है, जिसकी वजह से ये अलग फॉर्म्स में आ जाते हैं, जैसे डायमंड और ग्रेफाइट। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन 20 का राइट आंसर होता है थर्ड, एन एलोट्रॉप ऑफ ऑक्सीजन। अब बात कर रहे हैं मोमेंटम। देखिए, इससे भी पहले क्वेश्चन आ चुका है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ऑफ अ मास m इज p, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो सिंपल सी बात है कि p इक्वल्स टू क्या होता है, मास एंड वेलोसिटी। ठीक है, और हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है, यहाँ पे भी ये मास और ये वेलोसिटी है। अब ये इसकी जो वैल्यू है ना, यानी कि v इक्वल्स टू p अपॉन m को हम यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, तो v इक्वल्स टू p अपॉन m। तो जब हम यहाँ पे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा m, और v की जगह पे हम लिखेंगे p स्क्वायर और m²। ठीक है, तो ये एक m और एक m यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा m। ठीक है, और आपका यहाँ पर हो जाएगा p² अपॉन 2m। ठीक है, जो कि हमारे इससे मैच कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 21 का आंसर फोर्थ राइट होता है, p² अपॉन 2m। ठीक है, क्वेश्चन 21, अ बैटरी ऑफ 15 volts is connected to a parallel group of resistance of 4, 10 and 20 ohm. The current in the circuit will be एम्पियर में बताना है। तो ऑप्शन हमें ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिए, रेजिस्टेंस होते हैं तो ये हमेशा दो फॉर्म में रहते हैं। एक तो इनकी होती है सीरीज़ फॉर्म में, ठीक है, ऐसे ऐसे कनेक्ट है, ये सीरीज़ फॉर्म कहलाती है। और एक ये कंडीशन होती है कि ये ऐसे ऐसे कनेक्ट रहते हैं, एक मिनट, ये ऐसे ऐसे हमारे पैरेलल में रहते हैं। ये सीरीज़ हो गई और ये हो गया हमारा पैरेलल फॉर्म। ठीक है, ये हमारा पैरेलल फॉर्म हो जाता है, तो इसमें हमारा जो फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस को निकालने का वो अलग हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए एक मिनट, फिर आपको पूरा पीछे एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, तो ये पैरेलल फॉर्म है और ये सीरीज़ फॉर्म है। इसमें फॉर्मूला हमारा हो जाता है आर इक्वल्स टू, यानी कि आर फॉर रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R1 प्लस R2, ये होती है सीरीज़ फॉर्म। ठीक है, और जब हम इस पैरेलल फॉर्म की बात करेंगे तो R 1/R, ठीक है, 1/R इक्वल्स टू हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ पे सिर्फ R1 R2 ही पे नहीं ख़त्म हो जाता है, अगर हमें और रेजिस्टेंस दिए तो उस हिसाब से हम इसको नंबर भी और बढ़ा लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पैरेलल के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं और सीरीज़ के लिए हम सिंपली उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे इसको हम पीछे करके क्वेश्चन को और फिर इसका आंसर मैच करते हैं। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं, इसके सॉल्यूशन को। वोल्टेज हमें 15 वोल्ट दी गई है, ओम हमें ये दिए गए हैं तीनों, और हमें करंट को निकालना है। तो हमने सबसे पहले यहाँ, क्योंकि ये पैरेलल में है, इसलिए हमने
इसको ऐसे बनाया, ठीक है। तो पैरेलल में ये है, ऐसे कंडीशन में है ये, एक ये, फिर ये एक ये, और फिर ये, सॉरी, फिर ये एक ये, ठीक है। इस कंडीशन में ये हमारा कुछ बना हुआ है, ये कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 1/r इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो r1 हमारा क्या है 4, तो 1/4 रख दिया, यहाँ पे 1/10 और यहाँ पे 1/20 रख दिया। तो जब इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा 1/r आएगा 2/5, लेकिन क्योंकि हमें r रेजिस्टेंस चाहिए इसलिए हम उसको रेसिप्रोकल कर लेंगे 5/2 ओम, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, हमें फार्मूला पे रख देना है उसको, v इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ पे v हमारा 15 था, i की जगह पे i रखेंगे और r की जगह पे यहाँ पे हम कैपिटल स्मॉल से कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है, r भी रख सकते हैं, तो 5/2 रख देंगे। तो i इक्वल्स टू सीधा हमारा 5 1 5 और 5 3 15, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 3 2 ये उल्टे एक दूसरे के क्रॉस में है, तो ये यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो ये 6 एम्पियर आंसर। तो हमारा अगर हम पीछे देखें तो ये हमारा आ गया 6 एम्पियर आंसर, जो कि इसका ऑप्शन 3rd राइट है, ठीक है। क्वेश्चन 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज फेरोमैग्नेटिक। तो देखिए, जो अगर इसकी हम बात करें तो हमारे फेरोमैग्नेटिक वो प्रॉपर्टी होती है कि जो थोड़ी सी मैग्नेटिक भी है और नॉन मैग्नेटिक भी है, ठीक है। तो वुड तो उसमें नहीं आएगा, ना गोल्ड आएगा और ना ही मैग्नीज आएगा। तो निकल में ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मैग्नेटिज्म शो करता है, और ये उसी तरह का मटेरियल है। तो निकल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 24, द स्पीड ऑफ द साउंड, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन स्टील, ठीक है, ये हमारे स्टील में सबसे ज़्यादा होती है। क्वेश्चन 25 लेते हैं, ये भी बहुत इजी है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क देन विच टाइप ऑफ चार्ज इज क्रिएटेड, ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज इज क्रिएटेड, ठीक है। क्वेश्चन 6 देखते हैं। ऑन मूविंग अ प्लेन मिरर, मतलब एक मिरर है जो घूम रहा है, इंसिडेंट रे फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 60, देन व्हाट विल बी द रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है। तो जब प्लेन मिरर हमारी इस कंडीशन में होगा कि वो मूव कर रहा है कंटिन्यू, तो अगर इंसिडेंट रे हमारी फॉर्म करिए 60 डिग्री, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी जस्ट डबल यानी कि 120 डिग्री करेगी। तो ये हमारा राइट आंसर होता है 4। ये हमारी यूपी टेट की आंसर की में आंसर दिया गया है उससे मैच्ड है, ठीक है। तो जिस हिसाब से हमारा आयोग देगा उस हिसाब से हम आंसर को करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल आप लोग जानते होंगे किसका किसका हो सकता है रिन्यूएबल, ठीक है। तो कोल का नहीं हो सकता, पेट्रोलियम का नहीं हो सकता, ना नेचुरल गैस का हो सकता है। तो ग्राउंड ही वाटर हमारा ऑप्शन बचता है जिसका रिन्यूएबल हो सकता है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट होता है। क्वेश्चन 28 लेते हैं। विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन बाय द रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी ऑफ मैटर। तो आपको पता है कि P इक्वल्स टू क्या होता है, अभी पढ़ाया था m इंटू वी, यानी कि मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे पूछा है कि विच फिजिकल यूनिट इज ऑब्टेन बाय रेशियो ऑफ मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम एंड वेलोसिटी यानी कि P यहीं रखे रहने देते हैं और V को अपॉन में अगर ले आते हैं तो हमारा इक्वल में क्या बचता है m, यानी कि वो क्वांटिटी कौन हुई, यूनिट कौन सी हुई, मास हुई। तो हमारा 28 का आंसर 1 राइट होता है, मास। यहाँ पे बात करें नैनोमीटर का, इससे भी क्वेश्चन आ चुका है। तो नैनोमीटर में अगर हम देखें तो 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू होता है 10 की पावर -9 मीटर, ठीक है, 10 की पावर 9 मीटर। अब ये आप देख के डायरेक्ट इसमें मत लगा दिएगा क्योंकि यहाँ पे cm है, जब cm है तो हमारा 2 उसका डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि 9 में से 2 और कम कर दीजिए, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा 7, क्योंकि ये सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट होता है 10 की पावर -7 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन 30 देख लेते हैं, सीधा सा है। हु डिस्कवर्ड एक्सरेज। तो मैक्सवेल ने नहीं किया था, रदरफोर्ड ने भी नहीं किया था, ठीक है। तो रंजन ने किया था, रॉन्गटन या रंजन जो भी आप पढ़ें, तो ये एक्सरेज को इन्होंने डिस्कवर किया था, ठीक है। तो हमारी यहीं पे सीरीज़ ख़त्म होती है और क्वेश्चंस का ये पूरा सेट ख़त्म होता है। तो आप इसको पढ़ते रहिए और जो भी क्वेरी हो कमेंट करिए, पूछिए, और थैंक यू सो मच।